ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है कुरानिक अरबिक ग्रामर का, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अरबिक क्योंकि जानते नहीं हैं, हम सब जो हैं वो नॉन अरब्स हैं, पाकिस्तानी हैं, और हम लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है। ऑल्दो कि उर्दू बड़ी क्लोज है अरबिक से, लेकिन हमें उर्दू की वजह से अरबिक समझ में नहीं आती जब हम सुनते हैं। यही हमें इशू आता है जब हम कुरान को सुनते हैं, तो हमें जो है वो उसके मायने समझ में नहीं आ रहे होते, इल्ला ये कि हमने कोई कोई सूरत की जो है वो ट्रांसलेशन याद की हुई हो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमने याद नहीं की हुई और रैंडमली कुरान की तिलावत हो रही हो, तो हमें समझ में नहीं आ रहे होते कि उसके मायने क्या चल रहे हैं, वो मायने क्या है, वहां पे अल्लाह ताला हमसे क्या जो है वो अल्लाह ताला में क्या हुक्म दे रहे हैं या क्या नसीहत फरमा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो उसका फिर समझने का तरीका देखें, ये है कि हम उस लैंग्वेज को समझें। उस लैंग्वेज को समझने के लिए आसानी तब होती है जब आपको कुछ रूल्स पता चल जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता हो कि इस लैंग्वेज में वर्ड्स कैसे बनते हैं उसे, तो फिर मैं उनको खुद ही बनाना शुरू कर दूंगा। सिमिलरली यही चीज होती है अरेबिक में कि अरेबिक के रूल्स को हम पहले समझते हैं कि अरेबिक लैंग्वेज किस तरह फॉर्म हुई है, क्या क्या नाउन्स किस तरह फॉर्म हो रहे हैं, वर्ब्स किस तरह फॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो लैंग्वेज को समझना शुरू करते हैं। इन्हीं रूल्स को हम ग्रामर कहते हैं। मतलब ग्रामर होती है कि एक्चुअली लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। तो हम अभी यहाँ पर जो है वो यही इंशाल्लाह हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है वो उन रूल्स को पढ़ रहे हो ताकि फिर हमें कुरान को इंशाल्लाह समझने में आसानी हो रही हो। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का है। फिर इस कोर्स को हम जो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन हम इंशाल्लाह पहले नाउन्स को पढ़ रहे होंगे, फिर उसके बाद वर्ब को पढ़ रहे होंगे। तो ये पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। और साथ साथ जो है ना वो आप कुरान की आयत की ट्रांसलेशन भी कर रहे होंगे, जो जो हम रेलिवेंट चीजें पढ़ रहे होंगे उससे रेलिवेंट कुरान की आयत इंशाल्लाह वो जो है हम उसको देखते जा रहे होंगे। अच्छा, अब इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 6 मंथ्स है, जिसमें ये सारी ग्रामर जो है वो हम पढ़ लेते हैं, और ग्रामर के साथ साथ कुछ कुरान की आयत भी बीच बीच में जो आ रही होती हैं वो चल रही होती हैं। इसमें हम फिर ये पार्ट में नहीं कह रहा कि कुरान की कोई सूरत को हम ट्रांसलेट करें, उसकी एक्सरसाइज यानी एनालिसिस करें कुरान की पूरी सूरतों का, वो तो बड़ी सूरतें फिर बाद में अलग से एक चीज होती है। लेकिन रूल्स आपको इंशाल्लाह इन 6 महीने में समझ में आ जाएंगे। कुछ जो कि कॉमनली रिसाइटेड सूरतें हैं कुरान की, उनको कोशिश करेंगे कि उनका तर्जुमा थोड़ा बहुत कर लें। सूरह फातिहा या इस तरह की सूरतें उसको ग्रामेटिकली देखेंगे। ये हमारा पूरा कोर्स का जो है वो इंशाल्लाह पूरा एक ओवरव्यू है कि जो कि हम कर रहे होंगे। फिर मैंने इसमें कुछ चीजें जैसे मैं इंशाल्लाह भी आपको शेयर कर दूंगा आज ही। 2 बुक्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। वो हमारा एक तरीके से समझ लें रेफरेंस के लिए होंगी वो 2 किताबें। मेरी कुछ प्रेजेंटेशंस है जो अभी मैं इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन में, तो वो आपको नजर आ जाएगी। तो उस प्रेजेंटेशन को भी हम साथ में इंशाल्लाह लेके चल रहे होंगे। वो प्रेजेंटेशंस मैंने बताया था कि वो अभी पूरी नहीं बनी है, लेकिन काफी बनी हुई है, जहां तक बनी हुई है वो आपको इंशाल्लाह साथ में मिल जाएंगी। तो अब इसमें बस कोर्स के दौरान कोई भी अगर आपका सवाल आ रहा हो और आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन इंशाल्लाह होगा। आप रोक के फौरन वहीं मुझसे सवाल कीजिएगा, ताकि मैं जो आगे बिला वजह ना चला जाऊं जब तक पीछे की चीज क्लियर ना हो। ठीक है, ठीक क्लियर है है। ये सब चीजें, ये जो थोड़ा कोर्स के बारे में। जी जी कोई बिल्कुल, सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी भी आप लोगों का कोई हो कोर्स के बारे में, साद और अवैस आप दोनों का स्पेशली, तो जरूर बता पूछ सकते हैं अभी। नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं, ठीक अभी है। तो कोई सवाल नहीं है, इंशाल्लाह होगा तो पूछ लेंगे इंशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो हम दोबारा नहीं कर रहे, लेकिन उसकी एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो वो रिकॉर्डिंग आप दोनों देख सकते हैं। वो एक दुआ थी जो हमने की थी। दुआ अगर असद आप वो बता दें कौन सी दुआ थी तो अच्छा हो जाएगा एक दफा, जी बस जी अगर बिल्कुल। वो याद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तुम्मिम बिल खैर। बिल्कुल सही है, बस तम मिम होगा, ता पे तम्मिम। जबर होगी। जी। व तम मिम बिल खैर, व बिल्कुल। तम। और इसका तर्जुमा याद याद है? इसका ए मेरे रब आसानी कर और ना के मुश्किल, और तमाम खैर के साथ। आसानी कर और मुश्किल ना कर, और तमाम कर खैर के साथ। तो ये कर के मीनिंग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये कमांडिंग वर्ब है, यानी एक फेल ऐसा है जिससे हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक स- है, तो इस वजह से कर के मीनिंग खुद ही आ जाएंगे। ठीक सही। है, वो कॉन्टेक्स्ट से वो हो रहा है। तो आसानी कर दो
और मुश्किल ना करो, और ख़त्म कर दो या तमाम कर दो, पूरा कर दो खैर के साथ। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या था इस दुआ का कि हम जो ये कोर्स का इरादा किया है हमने, तो एक लंबा प्रोसेस है, तो अल्लाह ताला उसे हमारे लिए आसान बना दे और खैर के साथ जो है ये ख़त्म हो जाए। खैर क्या होगी कि हम जिस नीयत से आए हैं वो उस नीयत में अल्लाह ताला जो है वो उसे कबूल भी कर ले एज एन इबादत, आमीन। और साथ में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कुरान को जब पढ़ें तो उससे वो हमें यानी कि हिदायत मिले, डायरेक्टली हम समझ रहे हो, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमें पूरा मिल जाए इंशाल्लाह। और ये असल तो फिर खैर ये है कि उससे हम अल्लाह को राजी कर सकें, हम सब जो है जिस मकसद से हम वो कर रहे हो, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो। अल्लाह इसमें हमारे लिए खैर पैदा फरमाए। आमीन। अच्छा, मैं स्क्रीन फिर शेयर करता हूँ बस, और फिर हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी आ रही है। जी जी यार। ठीक है जी, चलें। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, मैं कुछ सवाल आपसे हो सकता है बीच बीच में करूं, तो वो उस सवाल को आप उसका फिर मुझे जवाब दीजिएगा। हम क्योंकि एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज की फाउंडेशन या सबसे यानी आप कहें कि एक बेसिक यूनिट उसका क्या होगा। यानी मैं उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ, ऐसी इंग्लिश ज़बान है, ऐसी अरबी ज़बान है। तो इन जबानों में अगर मैं कहूँ कि इनका सबसे जो एक बुनियादी जो स्टार्ट आप कहेंगे एक बेस होती है या उसकी जो रूट होती है, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या होगी? मतलब बेसिक रूट्स इन अ सेंस के जबान किस लिए यूज की जाती है, वो नहीं मतलब नहीं नहीं, यानी वो किस चीज से बनी है जबान, जबान बनाने में सबसे छोटा जो एक आपके ब्लॉक है वो क्या है जिससे वो इमोशंस। अल्फाज, जबान बनती है? ये हरूफ हज्जी, अल्फाबेट्स हम्म, जो है उसके। एग्जैक्टली अल्फाबेट। दो जवाब आए। एक जो है वो हरूफ तहजी यानी अल्फाबेट्स, और दूसरा अल्फाज। दोनों जवाब अपनी जगह सही है। असल में अल्फाज जो है वो पहला ऐसी चीज होती है जो कि एक मीनिंगफुल चीज जो कि आपकी लैंग्वेज में होती है, और अल्फाबेट्स जो है वो उस अल्फाबेट से मिलकर जो है वो एक लफ्ज या वर्ड बन रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी अगर आप कहें कि अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स से फिर वर्ड्स बनते हैं। तो हम वर्ड्स को ले लेते हैं, क्योंकि असल तो ग्रामर में जो बात होगी वो अल्फाबेट्स की नहीं होगी, और आपके जहन में ये बात तो क्लियर होगी कि अल्फाबेट्स एक्चुअली जो है वो तो सिर्फ एक मतलब हमें वर्ड्स बनाने के लिए हमें यूज करने होते हैं। अब ग्रामर जो है वो रूल्स की बात कर रही है ना, तो वो वर्ड से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब हम जो जबान की बुनियाद कह रहे हैं वो है अल्फाज। लेकिन फिर भी यहाँ पे अल्फाबेट्स के बारे में सिर्फ एक हम एक उसको रिव्यू कर लें, या अरेबिक के हवाले से हमने ऑल्दो के कायदा जब पढ़ा होगा या कुरान जब पढ़ा होगा तो ये चीज हमने पढ़ी होगी। कितने अल्फाबेट से कुछ याद है कि कितने अल्फाबेट्स होते हैं अरेबिक में? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं। शायद 29 है। हाँ, 29 है या 28 है। दो ओपिनियन है कि 28 है या 29 है। और उसमें डिफरेंस क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि अलिफ और हमजा के बारे में एक ओपिनियन ये है कि दोनों एक ही चीज है, अलिफ और हमजा। और एक ओपिनियन ये है कि अलिफ अलग है और हमजा अलग है। ठीक है, और एक्चुअली अलिफ और हमजा में जो डिफरेंस है ना, वो आप अच्छा, मैंने एक बात की थी कि नोट कोई करना चाहे कुछ चीजें बीच में, तो वो अपने पास कॉपी और पेन वगैरह रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो यहाँ पे अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको अगर लगे कि इंटरेस्टिंग है या याद रखने की, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो अलिफ और हमजा में जो डिफरेंस है वो ये है कि आप देखिए कुरान में जहां कहीं भी अलिफ आता है ना, उस पर कोई हरकत नहीं होती, यानी जबर जेर पेश। ठीक है, और उसको आप उससे पहले वाले लफ्ज की हरकत के साथ पढ़ रहे होते हैं जो कि नॉर्मली जबर होती है। जैसे बा अलिफ और फिर बा पे जबर होगी, तो उसको आप बा पढ़ेंगे। तो अलिफ के ऊपर जब हरकत आ जाती है, जिस तो वक्त हमजा। अलिफ पर कोई हरकत आएगी वो हमजा बन जाएगा। एग्जैक्टली तो ठीक। अब इस बारे में जो है फिर ये ओपिनियन जो डिफरेंसेस रहे हैं हमेशा से, और ये डिफरेंसेस मतलब कोई अवामी डिफरेंस नहीं, मतलब स्कॉलरली डिफरेंस है कि जो जो अरेबिक के स्कॉलर्स थे कि भाई अलिफ और हमजा एक ही है, और कुछ कहते थे अलिफ और हमजा अलग है। तो 28 होंगे, 29 होंगे, लेकिन बात क्लियर है कि अगर उसको डिफरेंस को आप हटा दें तो बाकी सब पे तो आपको पता ही है वो कौन से हरूफ होते हैं। सारे के सारे उर्दू में आते हैं, लेकिन उर्दू के सारे अरबी में नहीं होते, ये हमें पता है। जैसे पे है, पे अरेबिक में नहीं है। या चे जो 3 नुक्ते वाला होता है वो अरेबिक में नहीं है। 3 वाले जितने भी अक्सर आपके आ रहे हैं उर्दू में, वो अरेबिक में नहीं है, वो यूजुअली आए हैं पर्शियन से, फारसी जबान से उर्दू में आए हैं।
तो अब ये अल्फाबेट्स वगैरह तो आप नेट पे अगर सर्च कर भी लेंगे तो आपको मिल जाएंगे जो हरूफ तहज्जी हैं। तो हम बस ये जहन में हमें हमारे रहे कि 28 या 29 अल्फाबेट्स अरेबिक लैंग्वेज में हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है कि जब आप उन अल्फाबेट्स को ज्वाइन करेंगे तो उससे ये होगा कि कुछ वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। यानी हम जब ज्वाइन करते हैं अल्फाबेट्स को तो वर्ड्स बनते हैं। अब उन वर्ड्स में भी अगर आप देखें तो दो तरह से वर्ड्स बन जाते हैं। एक ये होता है कि वो वर्ड, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इससे थोड़ा सा इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। देखें, ए और सी और बी, ये तीन अल्फाबेट्स मैंने ज्वाइन किए। अब ये जो है वो एक वर्ड, मैं इसको वैसे तो हम कहते भी नहीं है, लेकिन क्या इस वर्ड, अगर मैं इसको वर्ड भी कहूं तो क्या इस वर्ड के कुछ मीनिंग है क्या? नहीं, इसके नहीं, तो कोई मीनिंग नहीं, नहीं है। इसके नहीं है। कोई मीनिंग नहीं है, मतलब। और ये कैसे पता चलता है? आप यूजुअली जाते हैं डिक्शनरी में देख लेते हैं, या हमारी अपनी वोकेबलरी इतनी होती है, या हम डिक्शनरी में देख लेते हैं और हमें पता चलता है कि नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है। नहीं है। लेकिन लेकिन अगर इसी को मैं फॉर एग्जाम्पल अरेंज करके मैं इस तरह लिखूं तो क्या ये कोई वर्ड की मीनिंग है? जी जी। एग्जैक्टली बिल्कुल है। तो इससे पता क्या चला कि अब अगर इन दोनों को मैं वर्ड कहूं भी, ये पहला वाला और दूसरा वाला, तो भी दो तरह के वर्ड्स हमारे सामने आ गए। और वो दो तरह के वर्ड्स क्या हुए? एक वो वर्ड्स के जिनके कोई मीनिंग लैंग्वेज में है, जिनको मैं कह रहा हूँ बामायने अल्फाज या मीनिंगफुल वर्ड्स, और दूसरे हैं बेमायने अल्फाज यानी मीनिंगलेस वर्ड्स, जिनके कोई मीनिंग नहीं होंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, ए सी और बी, मैंने उसको ज्वाइन किया तो कोई मीनिंग नहीं बने। अब यूजुअली ये आप अपनी लैंग्वेज में यूज भी नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये यूज हो भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक्सप्रेशंस के लिए जो वर्ड्स यूजुअली लिखने में आप लाते हैं, आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो उसके मायने शायद ना हो वहाँ मौजूद, ठीक है। मतलब आपको क्लियर हो रहा है? जैसे आप अपनी एक इमोशंस को शो करने के लिए कोई वर्ड होता है, आपके बोलने में वो आ रहा होता है, लेकिन जब कोई आप एक चैट कर रहे हैं या कोई एक मैसेज लिख रहे हैं तो एट टाइम्स वहां पर वो लिखा हुआ आ जाता है, और उसकी स्पेलिंग भी आपके अपनी उस पर होती है कि आप क्या स्पेलिंग रखें उसकी, लेकिन वो होता मीनिंगलेस वर्ड है। डिक्शनरी में उसके कोई मीनिंग नहीं होंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होता है उससे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप AWW करके अगर आप लिख दें तो ये एक ओ की आवाज जो आप कर रहे हैं, तो ये कोई हो सकता है डिक्शनरी में आप ऐड भी कर दिया, लेकिन यूजुअली डिक्शनरी में ऐसी चीजें नहीं होती, मीनिंगलेस वर्ड होते हैं ये। ऐसी उर्दू में एग्जाम्पल बहुत अच्छी एक ये है कि आप अक्सर कहते हैं ना कि भाई चाय वाय पी लो जरा। अब ये जो वाय का वर्ड है, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये एक मीनिंगलेस वर्ड है, ठीक है। तो दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं बामायने और एक होते हैं बेमायने। इसमें कोई सवाल वगैरह का कोई चीज? नहीं, क्लियर है। नहीं, अभी तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्लियर है। जी जी ठीक है। clear। अच्छा, अब देखें हम क्योंकि कुरान को समझना है हमें और हम ग्रामर पढ़ रहे हैं कुरान के लिए, तो इसमें ये बात अब हमें पता हो कि हमें असल में बामायने अल्फाज ही पढ़ने हैं, बेमायने अल्फाज तो हमें पढ़ने नहीं है। और ग्रामर होती भी मीनिंगफुल वर्ड्स की ही बारे में है या मीनिंगफुल चीज़ों के बारे में होती है। जो मीनिंगलेस है उसमें तो कोई रूल होगा ही नहीं, तो उसको तो हमें वैसे भी नहीं पढ़ना है। तो हमें असल में जो पढ़ना है ये असल में मीनिंगफुल वर्ड्स को ही पढ़ना है। और अब देखें, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, ये एक मेरा, इसको हम उर्दू में कलाम भी कहते हैं ना, यानी कलाम यानी बात, जो हमारी पूरा एक पैसेज, जो हमारा एक पूरा पैसेज होता है, स्पीच होती है जैसे, तो अब इसको उर्दू में कलाम कहते हैं। ये कलाम, अगर मैं कहूँ ये जो मेरी बातचीत है ये किन चीजों से बनी है, तो इससे छोटी चीज अगर आप कहेंगे तो शायद आप कहेंगे एक जुमला, ठीक है। एक जुमला क्या होता है? एक कंप्लीट मेरी बात कोई, जो कि एक सेंटेंस होगा, उसको हम जुमला कहते हैं। सही। फिर वो जुमला जो है वो किससे बनता है? वर्ड से बनता है। अब ऐसी कुरान को अगर आप देखें, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, ठीक है। वो किससे बना है? वो आयात है उसमें कुरान में, यानी कलाम किस चीज से बना है? आयात से। और आयात किन चीजों से बने? वो उन मीनिंगफुल वर्ड्स से बनी है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी बामायने अल्फाज। जैसे अल्हम्दु एक लफ्ज हो गया, लिल्लाही एक और लफ्ज हो गया, रब एक और लफ्ज हो गया, आलमीन एक और लफ्ज हो गया। तो इन अल्फाज से मिलकर एक आयत बन गई। और अब इन सब अल्फाज के अगर आपको मायने पता चल जाएंगे तो आपको जो है वो पूरी आयत के मायने भी इंशाल्लाह समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह। अब हमें जो ग्रामर पढ़नी है वो हमें यही बामायने अल्फाज को समझना है, ठीक है। इंडिविजुअली उनके क्या मीनिंग है
और फिर दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइन करके उनके क्या मीनिंग्स हैं वो हम इंशाल्लाह ये देख रहे होंगे ग्रामर में। तो ये बामायने अल्फाज हम ग्रामर में इंशाल्लाह इनको हम देखते हुए जा रहे होंगे। और इन बामायने अल्फाज को अरबी जबान में कलेमा कहते हैं, यानी इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी अरबिक में यूज होती है वो है कलेमा। और कलेमा यानी कोई भी मीनिंगफुल वर्ड जो होता है उसको हम कलेमा कहते हैं। अब इससे वो कलमे हम जैसे कहते हैं पहला कलेमा दूसरा कलेमा, वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन अरबिक की टर्मिनोलॉजी में कलेमा का मतलब होता है कोई भी लफ्ज जिसके मायने मौजूद हो, जिसके कोई मायने हो, उसकी कोई मीनिंग हो, उसको हम कलेमा कहते हैं। ठीक है, तो हम अक्सर या इसको मैं यूं कहूं कि ग्रामर पूरी की पूरी कलेमे की बात कर रही है, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। यानी ग्रामर हम जितनी भी देखते हैं उसमें कलेमा देखते हैं, क्योंकि हम वर्ड्स को देख रहे हैं और वर्ड्स मीनिंगफुल जब होते हैं तो उनको हम कलेमा कहते हैं। ओके। तो अब हमें जो पढ़ना है ग्रामर में, हम आगे जितना भी पढ़ेंगे वो हम इंशाल्लाह कलेमे को पढ़ रहे होंगे, यानी कि बामायने अल्फाज। इसको हमें आगे चल के पढ़ते हुए जाना होगा। आप देखिए इंग्लिश ग्रामर हमने बचपन में पढ़ी, तो उसमें इंग्लिश ग्रामर में भी हम क्या पढ़ते थे? सबसे पहले चीज क्या होती थी ग्रामर में? याद है किसी को ग्रामर में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता था? वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। एग्जैक्टली। और उसको हम कहते क्या थे? ये सब किस चीज की टाइप होती थी? कोई याद है? वो वर्ड एक होता था किस सेंटेंस? पार्ट्स ऑफ, हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते थे ना इसको। जी एग्जैक्टली। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते थे? नहीं देखेंगे, स्पीच का छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए कहते थे कि या तो नाउन होगा वो, या वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, या प्रोनाउन होगा, ये सब होंगे। यही चीज हम अरेबिक में इसको कलेमा कह रहे हैं। बस वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पढ़ रहे थे, यहाँ हम कलेमा कह रहे हैं उसको। लेकिन कलेमा एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड हो रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें वो बात क्लियर नहीं हो रही जो कलेमे में हो रही है, तो हम इसको कलेमा कहते हैं। तो अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली वही समझे, वो जो ग्रामर वहां पढ़ रहे थे उसी तरह की कोई चीज यहाँ पे भी हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, कलेमे की बात कर रहे हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स उसमें। तो लेकिन वहां पर शायद उसमें वर्ड्स के अलावा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में और चीजें शायद शामिल हो जाती थी। लेकिन अगर ऐसा है मुझे सही एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड्स की बात करते हैं। एक चीज और इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूं कि देखें अरेबिक लैंग्वेज जो है, अरेबिक लैंग्वेज हिस्टोरिकली सिर्फ वर्ड्स हैं बस। ना फुल स्टॉप है, आपको पता होगा ना फुल स्टॉप होता है उसमें, ना उसमें नुक्ते पहले होते थे। नुक्ते तो चलें छोड़ दें, वही वर्ड का पार्ट होते हैं। लेकिन पैराग्राफ होना या इस तरह से हेडिंग होना, ये कुछ भी नहीं होता था। आज भी अगर आप पुरानी किताबें अरेबिक की देखें जो मदरसों में भी एट टाइम्स पढ़ाते हैं, लेकिन अब तो नए पब्लिशर्स ने आके उसको दोबारा से एडिट कर दिया है, लेकिन जो पुरानी किताबें होती थी वो ऐसे होती थी कि वो एक सीक्वेंस में इस तरह चलती जा रही होती थी कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ ये चैप्टर है इस टॉपिक के बारे में, और जहां पे आपने सेंटेंस खत्म किया उसके आगे से वो चैप्टर शुरू हो गया। बस कोई हेडिंग वगैरह कुछ नहीं, फुल स्टॉप कुछ नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं। ये अरेबिक में हिस्टोरिकली इस लैंग्वेज में नहीं था। इसीलिए आप कुरान में भी देखते हैं ना, कुरान में अल्लाह ताला इतने सारे सवाल करते हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क तो आपने नहीं देखा होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क तो बाद में इनको जो है वो हमारी आसानी के लिए अरेबिक में इंक्लूड किया गया, वरना अरेबिक में सिर्फ वर्ड्स ही असल चीज है। जो अरेबिक लैंग्वेज है उसमें असल चीज वर्ड्स ही होते हैं। और ये चीजें जितने भी इंग्लिश में हम देखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, ये जो है इंग्लिश में तो हैं या उर्दू में तो हैं, लेकिन अरेबिक में हिस्टोरिकली नहीं होते। तो ये एक चीज है कि हम ग्रामर जब पढ़ते हैं तो हमें असल चीज यही पढ़नी है, वर्ड्स बस। ठीक है जी, क्लियर है? सही है जी। तो अब हमें ये समझना है कि जैसे इंग्लिश में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा तो उसमें उसकी डिफरेंट टाइप्स होती थी, शायद 7 होती थी या 8 होती थी। अब अरेबिक में भी हम इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन अरेबिक में बहुत आसानी हो गई कि अरेबिक में जो कलिमा है उसकी सिर्फ 3 टाइप्स हैं। कलिमे की 3 अकसाम है, बस ये 3 अकसाम हमें पढ़नी होंगी अरेबिक में। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, और नंबर 3 हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ, बस ये 3 चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है अरेबिक में। इन यानी अगर मैं इसको अब अगेन ये कहूं कि जब कुरान पूरा का पूरा क्या है, कलिमे हैं, उसमें कलिमे हैं। अब कलिमे हैं तो इसका मतलब है कुरान में जितने भी अल्फाज आए होंगे या तो वो इस्म होंगे, या वो फेल होंगे, या हर्फ होंगे। ठीक। तो अब यानी हम देखें उसी उसमें जाते जा रहे हैं कि अब हम ब्रेक कर रहे हैं, कुरान के अल्फाज को डिवाइड कर दिया 3 चीजों में।
ठीक। तो अब हम जब इस्म को समझ लेंगे पूरा, तो कुरान में जितने इस्म आए हैं उनको आप इंशाल्लाह समझ लेंगे। जब फेल को समझ लेंगे तो फेल सारे समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और हर्फ इसी तरीके से जहां जहां आप हर्फ को पढ़ते जाएंगे तो आपको कुरान में समझ में आ जाएगा कि इस हर्फ के मायने क्या है। तो अभी लेकिन जलील हमें नहीं भाई, पता इस्म। जी जी जी, सवाल कीजिए। ये इस्म जो है अगर इसको हम इंग्लिश में करेंगे तो ये नाउन है, ऐसे ही एग्जैक्टली, है? बिल्कुल और बिल्कुल फेल वर्ब है। वर्ब है। लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है, क्योंकि अभी हमने अच्छा अच्छा, अरेबिक में नहीं पढ़ा, हमने इंग्लिश में तो पढ़ा हुआ है लेकिन अरेबिक में सही। हमने नहीं पढ़ा। तो अब इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है इन तीनों की। तो आज जो हमारा वो होगा ना कोर्स, यानी आज जो हम कवर कर रहे होंगे वो इनकी डेफिनेशंस को इंशाल्लाह बस देखेंगे। तो वो इंशाल्लाह। अच्छा डेफिनेशन अब आगे आ रही है। वही ये डेफिनेशन जो आप अभी कह रहे हैं, और जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं उर्दू में पढ़ते हैं, वही चीज इसमें फेल की है। बस थोड़ा सा इसमें हम और इन डेप्थ जाकर एक दो बातें और करेंगे, वरना चीज वही है। ठीक। तो शुरू करते हैं, फिर इस्म से पहले बात का आगाज करते हैं। देखिए, यही जो अभी आप कह रहे थे, नाउन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। यानी कि किसी आदमी का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, किसी किसी चीज का नाम होगा, जैसे कुर्सी या किताब या दीवार या घर। ये जितनी भी चीजें होती हैं नाउन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इस्म का असल काम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, चले आप लोग बताएं कि इस्म का असल काम क्यों, यानी इस्म असल फंक्शन उसका क्या है लैंग्वेज में, तो आपका क्या ख्याल है क्या होगा? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। और आप, मेरे जहन में तो यही है। हम्म, सही है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। यानी ये असल में किसी भी चीज को उसकी पहचान देने के लिए, उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन या उसकी आइडेंटिफिकेशन। यानी सही। अगर अब देखें आपको, मिसाल के तौर पर मुझे अब अगली दफा बताना होगा कि फॉर एग्जांपल कि यानी इसको यूं ले लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई साद जो है वो आज नहीं आया है, तो कितना आसानी हो गई, आपने खाली साद का नाम लिया और वो बात पूरी हो गई। लेकिन अगर ये नाम ही नहीं होता, दुनिया में कोई नाम ही ना होता, तो फिर आपको समझाना कितना मुश्किल होता कि आप उनकी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बता रहे होते, जी। और उससे आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे होते कि वो बंदा जो कि अब मैंने तो देखा भी नहीं, मेरे लिए और मुश्किल होता समझाना। लेकिन आप बता रहे होते कि भाई उसका, उसकी जो लंबा सा है, या इस तरीके से उसको बता रहे होते। तो ये जो है ना वो इस्म ने क्या किया कि बस एक लफ्ज ने मेरे जहन में फौरन वो आ गया कि अच्छा ये फला चीज की बात हो रही है। आपने बोला कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मेरे फौरन जहन में आ गया आप कहाँ से हैं। मुल्क का नाम जो है ये भी इस्म होता है, किसी इलाके का नाम वो भी इस्म होता है। आपने कहा किताब जो है वो मैं लेकर आया हूँ, मेरे जहन में किताब की एक पिक्चर फौरन जहन में आ गई। तो ये चीज है जो इस्म होता है वो क्या करता है, वो आइडेंटिफिकेशन में काम आ जाता है, पहचान कराता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक। इस्म जो है वो किसी भी चीज का नाम होता है। हम्म। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें, या चले इसको मैं बाद में मेंशन करता हूँ, जब हम फेल पढ़ लेते हैं तब उसको बताता हूँ। लेकिन ये इस्म की जो है एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब फेल पर आ जाए। फेल क्या होता है, जैसे वर्ब की हम डिफाइन करते थे, क्या करते थे, कोई भी एक्शन, ठीक हम्म। है, कोई भी किसी काम का होना या करना जो है वो, उसको हम फेल कहते हैं। इसमें मैंने एक चीज और ऐड की है, ये हर लैंग्वेज में होती है लेकिन हम शायद उसकी डेफिनेशन में लाते नहीं है। और वो ये है कि काम में जमाना भी होता है। और जमाना क्या होता है, वो जो हम पढ़ते हैं कि जमाने तीन इस तरह के जमाने, एक माजी, एक हाल हाँ, और एक मुस्तकबिल, यानी सही। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी ठीक। आप कोई वर्ब सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो वहां पर ये चीज आ जाती है कि पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस, या प्रेजेंट टेंस में है, या फ्यूचर टेंस में है। ये इसीलिए आता है कि वो एक एक्शन जो है ना वहां पर परफॉर्म हो रहा है। तो अब उस एक्शन में जो है वो कोई ना कोई टेंस होना जरूरी है। हम्म। जैसे हम इसकी एग्जांपल यूं लें कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि अहमद पढ़ रहा है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। हम्म। अहमद खेल रहा था, अब खेल पास्ट। रहा ये फेल पास्ट टेंस में आ गया। हम्म। और वो अहमद जो है वो फॉर एग्जांपल अहमद सोएगा, तो ये भी एक फ्यूचर टेंस में मुस्तकबिल। आ गया, मुस्तकबिल में आ गया। ठीक है, तो अब जहां पर भी कोई फेल होगा, कोई एक्शन होगा, जमाना जरूर होगा। जमाने के बगैर फेल हो ही नहीं सकता। सही। यानी आप कोई इस तरह सेंटेंस बनाने की कोशिश भी कर लें, अच्छा वैसे तो ये बात हो रही है अरेबिक के लिहाज से, लेकिन उर्दू में भी मोस्टली ऐसा ही है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें, तो हो सकता है, मैंने तो अब तक कोई नहीं देखा, लेकिन हो सकता है उर्दू में शायद कोई ऐसा सेंटेंस बन जाए। लेकिन मेरी अपनी नॉलेज की हद तक ऐसा सेंटेंस नहीं बनता कि आप कोई फेल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें
जमाना जो है वो मौजूद ना हो। लेकिन अरेबिक के लिहाज से जब हम बात करेंगे तो अरेबिक में तो डेफिनेशन यही है कि फेल में हमेशा जमाना मौजूद होगा। ठीक है, तो अब ये चीज जो है वो हमें फेल की डेफिनेशन में मिलती है कि फेल वो काम या किसी काम का होना जमाने के साथ, यानी इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये क्या बन जाएगी, काम प्लस जमाना, यानी काम और जमाना मिलकर जो है ये फेल जो है वो फॉर्म करते हैं। अब इसमें जरा मैं जो पहले कह रहा था कि इसम में एक बात और बतानी थी, अब जरा इसम में आ जाए। इसम में बताएं क्या जमाना होता है? इसमें जमाना नहीं होता। जमाना नहीं होता। जैसे आपका नाम है, अब वो नाम जो उसमें कोई टेंस नहीं आ रहा, ठीक है, वो जमाना जो है उसके अंदर मौजूद नहीं है। या आप किसी मुल्क का, शहर का, इलाके का नाम ले लें, उसमें भी कोई जमाना नहीं है। तो अब इस्म की डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि इस्म जो है वो जमाने से आजाद होता है या जमाने की कैद से आजाद होता है, यानी नाउन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, उसमें कोई टाइम नहीं होता शामिल। ठीक है, लेकिन वर्ब जो है, फेल जो है, वो जमाने का डिपेंडेंट होता है, वो मजबूर होता है किसी जमाने के साथ वो हो, यानी माजी हाल मुस्तकबिल में से कोई जमाना उसके अंदर फेल के अंदर मौजूद हो। तो अगर यहाँ पर हम ये बात करें और ये आप लिखना चाहें तो लिख लें कि इस्म और फेल के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज है वो ये है कि इस्म जमाने के बगैर होता है और फेल जमाने के साथ होता है। ठीक। और ये एग्जाम्पल्स हमने समझा, अभी आपने एग्जाम्पल देखी, कोई भी इस्म देखें उसमें कोई जमाना नहीं आ रहा होगा, और कोई भी फेल देखें उसमें जमाना जरूर आ रहा होगा। सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो कोई आ रहा होगा, एक जमाना भी मौजूद होगा। ठीक है, तो ये इस्म और फेल की अभी तक की डेफिनेशन हो गई है। कोई सवाल वगैरह है या आगे चलें? आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें, अब मेरा एक सवाल है। मैं शुरू में कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि फेल जमाने के बगैर हो, लेकिन इसमें जो है ना वो जब मैं ये बात करूं जब वो फेल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन एक चीज ऐसी उर्दू जबान में हो जाती है कि जिससे आप फेल में से जमाने को निकाल देते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर खेल रहा है, एक एक वर्ब है खेलना, लेकिन अब मैं अगर इसको बोलूं खेलना, मुझे बताएं इसमें कोई जमाना मौजूद है? इस वर्ड में आपको कोई जमाना नजर आ रहा है? नहीं। ठीक है, इसमें जमाना नजर नहीं आ रहा। सोना नहीं है। नहीं है। उठना, अब ये देखें जितने भी नून अलिफ के साथ बनते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है इसमें? इसमें अब जमाना आपको नजर नहीं आ रहा, जमाना नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या इसके अंदर कोई एक्शन है? जी, खेलना, खेलना एक खेलना एक्शन तो है, खेल है लेकिन जमाना नहीं है। जमाना नहीं है। जमाना नहीं है। अब मसला आ गया कि अब ये फेल की जो डेफिनेशन देखी थी उसके लिहाज से क्या मैं इसको फेल कहूं या ना कहूं, क्योंकि एक्शन तो इसके अंदर है तो ये फेल लग रहा है, लेकिन अब जमाना नहीं है, तो ये क्या है? ये फेल कह सकते हैं इसको या नहीं कह सकते? इसको फेल कह सकते हैं, क्योंकि बोले। ये क्योंकि काम है, कुछ करना है, एक्शन है, तो ये कह सकते हैं इसको कि ये फेल है। लेकिन चूंकि इसमें जमाना नहीं है तो अरबिक लिहाज से इसको जो है वो बगैर टाइम के, जो है बगैर जमाने के, वो फिर नहीं कहलाएगा। नहीं, ये इस्म कहलाएगा या फेल कहलाएगा? आपका आंसर क्या है? फेल कहलाएगा। फेल कहलाएगा, ठीक है। और कोई आंसर दे रहा है इसमें? मुझे लग रहा है ये जो है हुर्फ है। हर्फ नहीं, हर्फ तो नहीं है, अभी तो हर्फ हर्फ पढ़ा नहीं है, नहीं तो है। हर्फ नहीं है, नहीं हर्फ नहीं है। अच्छा, तो फिर ये तो फेल ही है। ठीक जमाना है, नहीं है लेकिन ये फेल ही है। ठीक है, चले, सही है। तो अब इसमें जो है ना, ये अब एक एक मसला आ गया है कि भाई इसको हम इस्म कहें या फेल कहें। इसमें खुशखबरी भी आपको दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कोई टाइम लिमिट नहीं है इस क्लास में, तो मेरे ख्याल में आपकी पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह एक ही मुझे दफा में, भी आया था इंशाल्लाह है ना? ताला। जी। चले, अच्छा, अब भाई देखें, अब इसमें मसला ये है कि आप डेफिनेशन को देखें पहले कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है कि वो काम जिसमें जमाना भी पाया जाए। अब काम तो है लेकिन जमाना नहीं है। खेलना, दौड़ना, उठना, बैठना, जागना, सोना, अब इसमें क्योंकि ये जमाना
नहीं है तो ये फेल नहीं कहला सकता, ठीक है, ओके क्योंकि फेल की डेफिनेशन पे ये पूरा नहीं उतर रहा है। आपने इसमें से जमाने को बाहर निकाल दिया है, ठीक है, जमाना हटा दिया है नून अलिफ लगा करके, तो ये एक्चुअली अब क्या बन गया है, इसको हम उर्दू में कहते हैं काम। काम तो है ये, तो काम तो इसको कहेंगे, लेकिन ये काम का नाम है ये, ओके ठीक है, ये काम का नाम है, यानी जो वो खेल रहा था वो खेलेगा, वो उसने वो खेल चुका है, वो खेल रहा था, खेल रहा है, खेलेगा। अब ये जो तीनों एक्शंस हो रहे हैं इसका नाम है खेलना। ठीक वो सो रहा था, वो सो रहा है, वो सोएगा, तीनों एक्शंस जो हो रहे हैं इसका नाम है सोना। तो अब ये काम का नाम है, इसको इंग्लिश में हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ये वर्बल नाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो वर्ब वाले इसके अंदर हैं एक्शन, लेकिन साथ में क्योंकि ये नाम बन गया है उसका, तो इसको नाउन भी कह रहे होते हैं। तो असल में ये काम का नाम है, और इसको अरबी जबान में एक टर्म यूज करते हैं इस काम के नाम के लिए। ये टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। इसका नाम होता है मसदर। मसदर, ठीक है, मसदर जो है वो सौद साकिन और दाल और मीम पर जबर के साथ मसदर, यानी काम का नाम। ऐसा लफ्ज जिसमें फेल के मायने तो हैं एक्शन वाले, काम वाले, लेकिन जमाना मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो जो है मसदर कहलाता है। और ये यहाँ पे इसको नोट कर लें कि मसदर जो है वो इस्म होता है, तो ये इस्म कहलाएगा। यानी खेलना, सोना, उठना, बैठना, ये जो है काम का नाम है। और इस्म की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी चीज का नाम क्या होता है, वो इस्म होता है। जी, तो काम का नाम भी क्या हो गया, इस्म हो गया काम का। ठीक है, तो ये एक फर्दर आप कह लें कि एक चीज है जो कि आपको यहाँ पर मतलब इस्म में एक डिफरेंट नजर आ रही है। दूसरी लैंग्वेजेस में हम इस तरह इसको नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर फेल का एक इस्म बन जाता है अरबी जबान में, ठीक है, यानी हर फेल से एक इस्म बन जाता है जिसमें जमाना नहीं होता। जैसे उर्दू में ही बन रहा है वैसे ही अरबी में भी बनता है। जैसे आप फजर की अजान में जो है ना वो ये आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ठीक है, अस्सलातु खैरुन। अब यहाँ पे इसका तर्जुमा क्या है, नींद से बेहतर नमाज है। ठीक है, नमाज नींद से बेहतर है। अब ये जो हम नींद कह रहे हैं ना, एक्चुअली ये सोना, यानी इसको सोना कहते हैं। तो ये एक क्या है, मस्दर है ये, यानी ये काम का नाम है। अब ये नहीं कहा कि वो सो रहा है या वो सो रहा था या तुम सो रहे हो या तुम सोगे, नहीं, बल्कि वो सोना, ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ जिसको हम नौम कहते हैं अरबी जबान में। तो ये नौम जो है असल में ये वर्ब से एक इस्म बना है जिसको हम मस्दर कहते हैं। तो मैंने एक मिसाल दी यहाँ पर, ये हम आगे पढ़ेंगे मजदर वगैरह। अभी तो सिर्फ इतना समझना है कि ये मजदर होता क्या है, ये एक इस्म होता है। और मजदर की डेफिनेशन क्या होती है, काम के नाम को मजदर कहते हैं। तो ये जो है वो हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, कुरान में इस्तेमाल हुई है, या कुरान में तो नहीं हुई, मतलब ये हम अजान में सुनते हैं। तो ये जो है वो नौम का वर्ड और भी बहुत जगह पे आया है, कुरान में भी आया है और दूसरी जगहों पे और भी मजदर आए हुए हैं कुरान में। तो ये जो है वो एक मिसाल है कि जो के मजदर का इस्तेमाल हम देख रहे हैं। तो अब हम हमारी इस्म की डेफिनेशन में एक फर्दर इजाफा हो रहा है, और वो क्या इजाफा हो रहा है कि काम का नाम जो होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी मजदर कहेंगे, काम के नाम को भी, यानी काम के नाम को मजदर कहेंगे और वो भी जो है वो इस्म होगा। ठीक, और ये मैंने लिख दिया, मजदर क्या होता है, काम अगर जमाने के बगैर हो तो मजदर बन जाता है जो कि एक इस्म है। यानी अब वो जो मैंने पहले आपको इक्वेशन बताई थी कि फेल क्या है, काम प्लस जमाना, तो वो क्या बन गया था, वो फेल बन गया था। तो अगर आप काम में से जमाने को निकाल दें, यानी काम विदाउट जमाना या माइनस जमाना, तो वो इस्म बन जाएगा या स्लैश मजदर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस्म की थोड़ी सी डेफिनेशन में एक पॉइंट मैंने और ऐड करना था, इसलिए मैंने ये फेल के बाद बताया ताकि आपको जमाने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो। तो इसलिए मैंने ये बाद में बताया, वरना ये इस्म की डेफिनेशन वहीं पे पूरी हो जाती। लेकिन ये मैंने दोबारा इसको यहाँ पर बताया कि अब ये फेल से मिलती जुलती एक चीज है, लेकिन ये फेल भी नहीं है, ये है इस्म असल में। ठीक है, तो ये इस्म और फेल की यहाँ पे डेफिनेशन पूरी हो गई। कोई सवाल हो तो बताइएगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये बेहतर किया आपने कि बाद में ही बताया, क्योंकि पहले बताते तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हाँ वो फिर ऊपर एग्जैक्टली
वो ऊपर से जाती, तो ये होता है वो, इसीलिए कि अगर मैं वहां बता देता जहां पे हमने फेल नहीं पढ़ा हुआ, तो अब हाँ यहाँ पर मैं काम का नाम जो है वो समझ ही नहीं आता, काम का नाम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो फेल को समझने के बाद बहुत आसान होता है समझना, कि फेल जहन में आ गया, कि काम, अगर फेल में भी ये ना हम समझते हैं कि फेल में जमाना भी होता है, तो भी ये समझ में नहीं आता काम का नाम क्या होता है। जमाना बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है इस मजदर को समझने में, कि जमाना हट गया तो मजदर बन गया, और जमाना ऐड हो गया तो वो फेल तो बन गया। फेल बन गया। तो ठीक। बस ये कॉन्सेप्ट है उसमें, फेल और इसम में फर्क जो है वो, मजदर में जो है वो फर्क जो है वो फेल से क्या होता है, जमाने का। अब आखिर में आते हैं हर्फ की तरफ, और हर्फ क्या होता है। देखिए हर्फ की डेफिनेशन को मैं बता रहा हूँ कि इसके मायने होते हैं लेकिन वो वाजे नहीं होते जब तक कि ये हर्फ जो है जुमले में किसी इस्म या फेल के साथ जुड़कर ना आ जाए। ठीक है, अगर वो अकेले होगा तो उसके मायने ही समझ नहीं आ रहे होंगे कि उसकी बात क्या हो रही है। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे अभी, लेकिन हर्फ की डेफिनेशन में ये है कि इसको जरूरत होती है, ये डिपेंडेंट होता है किसी और कलिमे का, अपने अलावा किसी और कलिमे का। यानी इस्म और फेल, कलमे तीन होते हैं, इस्म फेल और हर्फ। तो हर्फ जो है वो डिपेंडेंट होता है किसी और कलिमे का, ताकि उसके मायने क्लियर हों। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर्फ के मायने नहीं होते। मैंने यहाँ पे लिखा है हर्फ के मायने क्लियर नहीं होते, वाजे नहीं होते। इन दोनों बातों में फर्क है। अगर आप कहेंगे कि हर्फ के मायने नहीं होते, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर ये कलेमा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कलमे की डेफिनेशन क्या थी कि उसके मायने होते हैं। कलेमा क्या होता है? बामायने अल्फाज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर्फ भी ये होता है, एक बामायने लफ्ज को हम हर्फ कहते हैं। क्लियर है ये बात? जी जी। तो अब मैं कह ये रहा हूं कि हर्फ जो है उसके मायने होते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं होते जब तक कि वो किसी इस्म या फेल के साथ जुड़कर कनेक्ट होकर ना आ जाए जुमले में। जब वो किसी इस्म या फेल के साथ आता है, फिर उसके मीनिंग जो बड़े क्लियर हो जाते हैं, बल्कि वो सेंटेंस को एक नया मीनिंग दे देता है हर्फ। इसकी एग्जांपल अभी मैं आगे देता हूँ, उससे इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। देखिए अब इसकी एग्जांपल के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे दो लफ्ज लिखते हैं जो कि हर्फ है उर्दू जबान में। एक है से, और एक ले लें आप मिसाल के तौर पर में। ये मैं नहीं है, में। अब आप देखें, हम इन दोनों को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैं से बोलूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या अगर मैं में बोलूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है। लेकिन जब मैं इसके साथ एक इस्म लगा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लगा दूं घर, तो अगर मैं इसके साथ ये लिखूं घर से, तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि हो सकता है मैं किसी को जवाब दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने सवाल किया कि भाई अब्दुल्ला कहाँ से आया है, मैंने कहा घर से, तो बात वाज़ेह हुई, क्लियर हो गई कि आप क्या कह रहे हैं कि घर से। ठीक है, लेकिन आप खाली अगर इस सवाल का जवाब दे रहे हो तो से, तो कुछ भी बात क्लियर नहीं हो रही होती। या किसी और भी बात में आप से कहते हैं कभी, तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब ये फर्क हो गया ना कि हर्फ जब इस्म के साथ आया तो उसके मीनिंग्स जो है वो क्लियर हो गए कि क्लियर आप हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने एक बात और की थी कि हर्फ जो है वो नए मीनिंग भी दे देता है। अब देखें, ये घर के ही लफ्ज के साथ से लगा था तो मायने कुछ और हैं, लेकिन अगर घर के साथ मैं में लगा दूं, अब इसके मायने कुछ और हैं। घर से का मतलब ये है कि आप घर से कोई निकला है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं। और घर में का मतलब ये है कोई अभी घर में है, घर के अंदर है। तो अब इन दोनों में कुछ अलग मीनिंग्स भी हैं। इन दोनों हर्फ, जो हर्फ यहाँ नजर आ रहे हैं, एक से है और एक में है, इसमें आपको मायने भी नए डिफरेंट मिल रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस के अब मीनिंग कुछ और है। घर से कुछ और मतलब है, और घर में कुछ और मतलब है। अब ये मीनिंग जो डिफरेंट आए हैं, ये किसकी वजह से आए हैं अगर मैं पूछूं? ये हर्फ की वजह से। हर्फ की वजह से। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर्फ की मीनिंग होते हैं, तभी तो उसने एक नई मीनिंग दे दी एक सेंटेंस को। तो जी। हर्फ के मीनिंग होते हैं, लेकिन अकेले में क्लियर नहीं होंगे जब तक कि वो किसी इस्म या फेल के साथ जुमले में नहीं आ शामिल ना हो। जाएगा, ठीक। शामिल ना हो। बिल्कुल। तो ये जो है वो हर्फ होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं, या ऑन कहते हैं, या इन कहते हैं, एट कहते हैं, ऐसी अरबी जबान में भी हर्फ होते हैं बहुत सारे। और ये हम इंशाल्लाह ये आगे पढ़ने हैं हमें हर्फ, तो हम देखेंगे हर्फ कौन कौन से होते हैं। हर्फ की जमा होती है हुरूफ। अब इसको कंफ्यूज उससे ना कीजिएगा, हुरूफ तहज्जी वो अलग चीज है, अल्फाबेट्स।
और ये अलग चीज है हर्फ। ये हर्फ ग्रामर का एक टॉपिक है और वो हुरूफ तहजी तो अल्फाबेट्स का एक टॉपिक है जो कि हम हुरूफ पढ़ रहे होते हैं। तो ये हर्फ जो है ये तीसरी चीज हो गई। इसको समझने के लिए बस मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्योंकि ये अक्सर होता क्या है कि जब अगर मैं ये बहुत ज्यादा इस पर आप देख रहे होंगे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि मायने होते हैं, उसकी वजह ये है कि वो जब मैं ये खाली बताता हूँ कि भाई मायने वाजे नहीं होते, तो जब मैं आइंदा कभी पूछता हूँ उसकी डेफिनेशन तो अक्सर वो ये डेफिनेशन आती है कि मायने नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ एक बड़ी जहन में क्लियर नहीं होती। कि मैं ये नहीं कह रहा मायने नहीं होते, बल्कि मैं कह रहा हूँ मायने क्लियर नहीं होते, दोनों में फर्क है। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ऐसी लें कि फॉर एग्जाम्पल आपके अभी आज मौसम फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो और बादल आए हुए हों, बारिश भी हुई हो सकता है, तो अब आप पूरे पूरे बादल छाए हुए हैं आसमान पर, तो अब आप ये कहेंगे कि आज जो है सूरज नहीं निकला, ठीक है। अब ये मुहावरतन आप कह रहे हैं, आपका एक फ्रेज के तौर पर आप यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये कॉन्सेप्ट है कि आज सूरज निकला ही नहीं है, वो यानी कि सूरज तुलू ही नहीं हुआ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि वो आज आपको अपेयर नहीं हुआ आसमान पर, वो अपेरेंट नहीं है, नजर नहीं आ रहा, तो आपने कह दिया सूरज आज निकला नहीं है, सूरज नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं ये बात यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक चीज का ना होना अलग है और एक चीज का नजर ना आना या वाजे नहीं होना ये एक अलग चीज है। तो मायने का ना होना ये बिल्कुल अलग बात है, और मायने का अपेरेंट ना होना, नजर ना आना, पता ना चलना, ये अलग बात है। तो हर्फ जब अकेला होता है तो उसके मायने हमें समझ में नहीं आ रहे होते, लेकिन स्टिल उसके मायने होते हैं। और लेकिन जब वो किसी इसम के साथ आ जाता है तो अब उसके मायने क्लियर हो जाते हैं। तो डेफिनेशन हर्फ की जो है वो ये है कि उसके मायने होते हैं लेकिन क्लियर नहीं होते जब तक कि वो किसी इसम इसम या फेल के फिर साथ शामिल श- होकर या जुड़कर जो है वो ना आ जाए। ठीक। तो ये जो है वो हर्फ तीसरी चीज हो गई जो कि हम इसमें देखेंगे ग्रामर में। तो अब हम जितना भी ग्रामर पढ़ रहे होंगे वो इन तीन चीजों के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी, या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। तो इन्हीं चीजों को हमें आगे देखना होगा। उसमें इस्म को इंशाल्लाह उससे हम स्टार्ट करेंगे, इस्म से। अभी अगली कोई 15 to 20 क्लासेस जो हमारी होंगी वो इस्म की होंगी, और ठीक। उसमें कहीं कहीं बीच में हर्फ कुछ आएंगे, हर्फ जो है वो बीच बीच में आते जाएंगे। तो सही। हर्फ कहीं पे कोई हो सकता है, हर्फ मैं आपको बीच में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर जब ये इस्म कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जाएंगे फेल पर। और फेल जो है फिर थोड़ा एक लंबा टॉपिक होता है, फेल फिर वो एक लंबा चलता है, लेकिन अभी शुरू में इनिशियली जो है वो हम इस्म को देख रहे होंगे। तो अब अगर मैं कहूँ कि हमने जो पढ़ा था, देखें हमने पढ़ा था दो तरह के अल्फाज होते हैं। एक को मैंने कहा था मीनिंगफुल, उसको कहते हैं कलेमा। मीनिंगलेस के लिए मैंने अरेबिक टर्म नहीं बताई थी, याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दी है मोहमल। मोहमल वैसे ही उर्दू में भी यूज होता है किसी मुबहम या किसी डाउटफुल चीज के लिए, कोई बात जो है क्लियर ना हो, तो मोहमल ऐसे लफ्ज जो कि जिसके मायने नहीं होते उनको हम मोहमल कहते हैं अरबी जबान में। ठीक। तो हम मोहमल तो पढ़ नहीं रहे होंगे तो इसलिए मैंने इसका वहां बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसको लिख दिया है। हम जो पढ़ रहे होंगे वो लफ्ज में से कलिमा पढ़ रहे होंगे, और कलिमे की फिर तीन अकसाम, इस्म, फेल और हर्फ, इसको हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे ग्रामर में, इस्म से शुरू करते हुए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फेल पर हम लोग जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह। हमारा जो है ना डेफिनेशंस आज हमने जो देखी है उसमें इस्म की डेफिनेशन, फेल की और हर्फ की डेफिनेशन देखी है। और बाकी ये कि अब हम जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो अब इस्म के बारे में चार ऐसी बातें हम इंशाल्लाह समझेंगे जो कि हम हर जबान में वैसे हमें पता होती हैं इस्म के बारे में, लेकिन ये पढ़ेंगे कि जब तक वो इस्म की चार बातें ना पता चले उस इस्म को आप जुमले में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप उसको सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यानी हमारा जो असल ऑब्जेक्टिव है वो तो ये ना कि हमें ट्रांसलेशन करनी है कुरान की, तो हमें इस्म के बारे में कुछ चार अहम चीजें पता होनी चाहिए, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह। उससे फिर हम इस्म को सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकेंगे उर्दू जबान में। तो इंशाल्लाह। वो हमारा इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा। कोई सवाल वगैरह अब तक? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। जी जी, सबको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हमारा तो आज यहीं तक का ये टॉपिक है। बाकी अब ये क्या हम इसको एंड कर देंगे, अगर आप बोलें तो हम इसको एंड कर देते हैं, या ठीक कोई है, और फर्दर सवाल है, रिकॉर्डिंग एंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं बाकी कोई रिकॉर्डिंग एंड कर सवाल? देता हूँ। हम्म।